नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप इंग्लिश पेडागोजी सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 10वीं वीडियो है। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का निम्न में से कौन सा इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक पक्ष नहीं है, यानी कि कौन सा बुक का आंतरिक पक्ष नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी, शब्दावलियों की बात की जा रही है और भाषा की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, बुक में किस भाषा का प्रयोग किया गया और किस शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, ये बुक के अंदर का पक्ष है। ठीक है, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन आंतरिक पक्ष नहीं है। दूसरा देखिए, सब्जेक्ट मैटर्स, यानी कि किस कंटेंट में लिखा गया है, किस कंटेंट पर बुक लिखी गई है, वो तो हमें अंदर ही पता चलेगा ना, यानी कंटेंट तो अंदर ही होगा बुक का, यानी ये भी आंतरिक पक्ष है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन आंतरिक पक्ष नहीं है। तीसरा देखिए, स्टाइल एंड प्लानिंग। स्टाइल का मतलब ये होता है कि किस शैली में ये पाठ्य पुस्तक लिखी गई है, तो यहाँ पर जो शैली है वो भी पाठ्य पुस्तक के अंदर की प्रॉपर्टी है, अंदर का क्राइटेरिया है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। देखिए प्रिंटिंग को देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अंदर के प्रिंट की बात की जा रही है, नहीं, यहाँ से आपको पता चलेगा बाइंडिंग की बात की जा रही है, यानी किताब पर जो बाइंड किया रहता है, जैसे कि किस प्रकार से उसकी सिलाई है किताब की, उसकी बात की जा रही है। तो बाइंडिंग जो होता है वो बाहरी पक्ष है, और जो उसके ऊपर यानी मेन पृष्ठ पर, मेन पृष्ठ कहने का मतलब जो कवर है, बुक का जो कवर है उस पर जो प्रिंटिंग है उसकी बात की जा रही है, तो ये बाहरी पक्ष होता है, इंट्रिंसिक नहीं होता है। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन इंट्रिंसिक नहीं है, तो ये इंट्रिंसिक नहीं होगा निगेटिव सेंस में, क्योंकि ये बाहरी पक्ष होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर ऑफ क्लास 5 आस्क्स हर स्टूडेंट टू लिसन अ शॉर्ट पैसेज of 6 sentences twice. Then she asked them to work in group of 4 to rewrite the paragraph nearer to what they heard and not exactly the same sentence. What is the task known as? ध्यान से समझिएगा, कक्षा 5 की एक शिक्षिका है जो बच्चों को एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें 6 सेंटेंस है 2 बार सुनने के लिए बोलती है। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है 2 बार, एक छोटे पैराग्राफ को जिसमें 6 सेंटेंस है 2 बार सुनने के लिए बोलती है शिक्षिका। आगे पढ़िए। उसके बाद से वह उन बच्चों को 4-4 के ग्रुप में बांट देती है और फिर से उस पैराग्राफ को लिखने के लिए बोलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सेंटेंस नहीं जो उसने सुना है, बल्कि अपनी भाषा में लगभग नियरर यहाँ पर बोला गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है नियरर टू व्हाट दे हियर्ड, नॉट एग्जैक्टली द सेम सेंटेंस। व्हाट इज द टास्क नोन एज, तो ये आपका डिक्टेशन तो है। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, श्रुत लेख, यानी कि सुन करके लिखना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि डिक्टेशन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन में डिक्टेशन दिया गया है। अब हमारा कौन सा उत्तर होगा, तीसरे में दिया गया है पैराग्राफ डिक्टेशन और चौथे में दिया गया है सेंटेंस डिक्टेशन, दोनों श्रुत लेखी है। लेकिन यहां पर जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो पूरे पैराग्राफ को एक बार सुन करके फिर लिखने की बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक सेंटेंस को सुन करके बच्चा लिख रहा होता, फिर अगला सेंटेंस सुनता, फिर लिख रहा होता, फिर तीसरा सेंटेंस सुन रहा होता, फिर उस सेंटेंस को लिख रहा होता, तब यहां पर सेंटेंस डिक्टेशन होता है, यानी कि वाक्य श्रुत लेख होता। लेकिन पूरे पैराग्राफ को एक बार सुन करके और पूरे पैराग्राफ को फिर से लिखने की बात की जा रही है, तो ये पैराग्राफ डिक्टेशन होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस वाइज नहीं लिखा जा रहा है, पूरे पैराग्राफ को सुनने के बाद पूरा पैराग्राफ लिखा जा रहा है, इसलिए पैराग्राफ डिक्टेशन होगा। दूसरा विकल्प देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग की बात की जा रही है, तो सुनना तो है लेकिन बोलना कहीं से भी नहीं है। यहां पर स्पीकिंग बोला गया था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्रिएटिव राइटिंग बोला जा रहा है, क्रिएटिव राइटिंग भी नहीं होगा। क्यों? सृजनात्मक लेखन उसे बोलते हैं जिसमें बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहा होता है लिख करके। यहां पर बच्चे का मौलिक विचार नहीं है, बच्चे ने जो कुछ भी पैराग्राफ में 6 सेंटेंस सुना है उसी को केवल लिखना है, अपना मौलिक विचार नहीं लिख रहा है बच्चा, इस वजह से ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 पैराग्राफ डिक्टेशन, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर फाइंड्स आउट सम स्टूडेंट फील डिफिकल्टी in comprehending the detailed explanation of passage and sentence structure
इन लैंग्वेज, यानी कि एक शिक्षिका है जो है वो ये महसूस करती है कि बच्चे जो हैं वो डिटेल एक्सप्लेनेशन को, जो कि पैसेज का या फिर किसी भी लैंग्वेज में, भाषा में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं बच्चे, ऐसा टीचर के द्वारा महसूस किया गया है। आगे पढ़िए। सी प्रोवाइड्स देम अ गुड वोकैबुलरी एंड ड्रिल इन स्ट्रक्चर विथ सेम ट्रिक्स, यानी कि वो शिक्षिका बच्चों को कुछ वोकैबुलरी देती है और कुछ प्रैक्टिस बार बार उनको कराती है। आफ्टर सम टाइम्स सी कुड बी एबल टू रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ हर स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ समय बाद वो शिक्षिका जो है वह बच्चों के इस डिफिकल्टी को दूर करने में सक्षम हो जाती है, यानी उसने डिफिकल्टीज को दूर कर लिया बच्चों की। अब हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट सी कंडक्टेड, यानी कि किस प्रकार का मूल्यांकन उस शिक्षिका ने किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। यहां पर शिक्षिका के द्वारा बच्चों के डिफिकल्टी को पहचाना गया और किसी संप्रत्यय को, किसी चैप्टर को पढ़ाने के बाद से बच्चों को आ रही समस्याओं यानी डिफिकल्टीज को पहचानने के लिए हम लोग निदानात्मक परीक्षा करते हैं, जिसे अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहा जाता है। यहां पर देखिए इसी पॉइंट को आपको पकड़ना था कि बच्चों को आ रही समस्याओं यानी कि डिफिकल्टी को पहचान करके और उस डिफिकल्टी पर काम करके फिर से उस डिफिकल्टी को हटाना, यानी कि जो समस्या बच्चे को आ रही थी उस समस्या को दूर करने के लिए बच्चे का फिर से अभ्यास कराना और अभ्यास करा करके उसको दूर करना किया गया है। यानी कि किस प्रकार का असेसमेंट था, यह डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था वाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ अ टेस्ट इन अ लैंग्वेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप नीड नॉट टू बी फॉलोड, यानी कि हमसे यह पूछा जा रहा है कि किसी एक टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय यानी रूपरेखा तैयार करते समय, भाषा का एक टेस्ट तैयार किया जा रहा है, उसका रूपरेखा तैयार करते समय निम्न में से कौन सा स्टेप फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। फॉलो आवश्यकता नहीं है फॉलो करने की, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है वेटेज टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको ध्यान में रख करके प्रश्न तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चे को मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तो मैं फ्यूचर टेंस पर आधारित टेस्ट बच्चों का थोड़ी लूंगा। जाहिर सी बात है, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तो प्रेजेंट टेंस पर ही आधारित तो प्रश्न पूछूंगा। यानी जो ब्लूप्रिंट होगा वो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने का, मैंने क्या पढ़ाया है उस पर आधारित होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि मैं बाउंड नहीं हूं कि एक ही प्रकार का प्रश्न पूछूं, मैं बिल्कुल ओपन होना चाहिए। एज ए टीचर आपको बिल्कुल ओपन होना चाहिए कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस के फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इससे बच्चे के मूल्यांकन को और अच्छी तरीके से करने में एक तरीके से बच्चे का और अच्छे तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है अगर हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को पूछें। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव पूछा गया था। तीसरा देखिए वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल। अब मान लीजिए कक्षा 4 के बच्चे हैं प्राइमरी स्तर के, तो अब मैं डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन स्तर का थोड़ी रखूंगा, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही तो डिफिकल्टी लेवल रखेंगे। यानी ये भी ब्लूप्रिंट तैयार करते समय महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे फॉलो करना चाहिए। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए वेटेज टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, यानी कि देखिए कुछ लोग जैसे सीबीएसई बोर्ड में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे सजा सजा के कुछ लिख रहे होते हैं, तो ये राइटिंग स्किल है। और यूपी बोर्ड वाले या फिर हिंदी मीडियम वाले कैसे लिख रहे होते हैं, ABC इस प्रकार से, और कुछ तिरछे भी लिखते हैं सीबीएसई बोर्ड, तो वही कहा जा रहा है राइटिंग स्किल। देखिए राइटिंग स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषा का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है कि अपने बात को कोई अगला बंदा भाषा का प्रयोग करके अगले बंदे को समझा पा रहा है। यानी कि इस वाले लेटर को भी बच्चा ABC समझेगा और इस वाले लेटर को भी बच्चा ABC समझेगा। राइटिंग स्किल का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है और इसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है। एज ए टीचर आपका मूल्यांकन नहीं हो रहा है, बच्चा कितना जानता है उसको कन्वे करने के लिए हमें प्रश्न बनाना है। ठीक है, ये किस फॉर्म में लिखा गया इसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अ टीचर राइट्स सर्टेन वर्ड्स क्लियरली ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि एक शिक्षक है जो कि कुछ शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। आगे पढ़िए एंड स्टूडेंट नोट डाउन देम इन देयर नोटबुक, और जो शिक्षार्थी हैं वो उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल टू डिस्क्राइब दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग स्पेलिंग्स, यानी कि बच्चों को स्पेलिंग्स सिखाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बेस्ट सुटेबल है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। ध्यान से एक बार प्रश्न को समझ लीजिएगा। पहले टीचर क्या कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्दों को लिख रहा है
और इसको देख करके बच्चे अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। तो देख करके लिखने की बात हो रही है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प देखिए, प्ले मेथड दिया गया। प्ले मेथड तो होगा नहीं, क्योंकि प्ले मेथड में क्या होता है कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। बच्चे यहाँ पर कोई भी खेल या फिर गतिविधि नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड से देख करके अपने कॉपी में उतार रहे हैं, तो प्ले मेथड नहीं होगा। दूसरा देखिए, ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड क्या होता है कि एक ही चीज को बार बार लिखने का प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि प्राइमरी के बच्चों में कॉपी में ऊपर मान लीजिए ए लिख दिया जाता है, बी लिख दिया जाता है, सी, और नीचे इसी लाइन में इसको बार बार ए लिखने का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ये ड्रिलिंग हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज का बार बार प्रैक्टिस कराया जा रहा है। लेकिन यहां पर ड्रिलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि नए नए शब्दों को बच्चा बस एक बार देख करके अपनी नोटबुक में उतार रहा है। ड्रिल तो तब होता जब एक ही चीज को बार बार लिख रहा होता। तो ये ड्रिल नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, डिक्टेशन मेथड। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है? श्रुत लेख। तो क्या यहां पर बच्चा सुन रहा है? नहीं, वो सुन नहीं रहा है, बल्कि ब्लैक बोर्ड से देख करके उतार रहा है, अपनी कॉपी में लिख रहा है। तो श्रुत लेख तो तब होता है ना जब टीचर उसको बोल रहा होता है और उसको सुन करके बच्चा लिख रहा होता अपनी कॉपी में। इस प्रकार का कोई गतिविधि नहीं है, तो श्रुत लेख भी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं मान ले रहा हूं कि मुझे पता ही नहीं था, बावजूद इसके देखिए किस प्रकार से आप निगेटिव क्वेश्चन जो विकल्प है उसको काट करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसक्रिप्शन मेथड होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगर मान लीजिए आपको उत्तर नहीं भी पता था, तो भी आप निगेटिव वर्ड्स को काटते काटते बिल्कुल सही तरीके से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यह होती है खूबी, और यही होता है क्रिटिकल थिंकिंग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट की परीक्षा में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ चाइल्ड इज नोटिस्ड टू हैव द फॉलोइंग डिफिकल्टी वाइल लर्निंग द लैंग्वेज। यानी कि एक भाषा सीखने के दौरान एक बच्चे में निम्न कठिनाइयों को, निम्न परेशानियों को नोटिस किया गया शिक्षक के द्वारा। कौन कौन सी परेशानियां थी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स इन लर्निंग द नेम्स एंड साउंड्स ऑफ लेटर। यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके जो लेटर्स हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनके नेम को पहचानने में और इनके साउंड कि ये कैसे साउंड करेगा, ए कैसे बोला जाएगा, बी कैसे बोला जाएगा, सी कैसे बोला जाएगा, या फिर अगर हिंदी की बात करें तो क कैसे बोला जाएगा, ख कैसे बोला जाएगा, इसको बच्चा इसके नाम को नहीं पहचान पा रहा और किस प्रकार से साउंड होगा इसको नहीं पहचान पा रहा है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया, मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन रीडिंग अलाउड। यानी कि जब बच्चा तेजी से पढ़ रहा है तो मिस्टेक कर देता है, गलती कर देता है। अगला पढ़िए, विजुअल डिस्टर्बेंसेज व्हेन रीडिंग सेंटेंस ऑफ वर्ड्स। यानी कि जब एक वाक्य के शब्दों को पढ़ रहा होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंस यानी कि देख करके वो एक तरीके से गड़बड़ी कर देता है। आगे देखिए, टेकिंग लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट रिटन वर्क। यानी कि लिखने के कार्य को वो ज़्यादा समय लेता है। तो देखिए ये सब किसके लक्षण हैं? ये सभी डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं या फिर जो शब्द लिखे हैं बच्चा उसको पहचान नहीं पाता, और जब पहचानेगा नहीं तो उसका पढ़ करके अर्थ नहीं ग्रहण कर पाएगा। यानी पढ़ने में यह क्षमता है। देखिए यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको पढ़ने के दौरान। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शब्दों ये अल्फ़ाबेट्स को नहीं पहचान पा रहा है। इसके बाद से जब अल्फ़ाबेट्स को पहचान नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है लिखने में भी दिक्कत होगी। वहीं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था कि लिखने में दिक्कत हो रही है। ये सब किसके लक्षण है? पठन अक्षमता किसके लक्षण है? ये डिसलेक्सिया के लक्षण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर टीचेज अ लेसन ऑन लखनऊ। यानी कि एक शिक्षक है जो कि लखनऊ पर एक बच्चों को अध्याय पढ़ाता है। आगे पढ़िए, आफ्टर साइलेंट रीडिंग इज डन बाय स्टूडेंट्स। यानी कि बच्चों के द्वारा मौन पठन कंप्लीट करने के बाद से सी आस्क्स फॉलोइंग क्वेश्चन। शिक्षिका जो है वो निम्न प्रश्न पूछती है, वाई वाज हजरतगंज नॉट नॉइजी। यानी कि हजरतगंज ज़्यादा शोरगुल वाला शहर क्यों नहीं है, ये पूछा गया है पहला प्रश्न। दूसरा पूछा गया, वाई लखनऊ इज कॉल्ड अ सिटी ऑफ नवाब्स। यानी कि जो लखनऊ है उसको नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। अब हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है सीटेट की परीक्षा में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप आर द मोर एप्रोप्रिएट टू डिफाइन नेचर ऑफ दिस क्वेश्चंस ए एंड बी। यानी कि दो प्रश्न जो पूछे गए थे इनका नेचर क्या है, ये किस प्रकार के प्रश्न है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस हैं। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न जिनका अनुमान लगा करके उत्तर दिया जा सकता है। अब देखिए बच्चे लखनऊ के बारे में पढ़े हैं तो यहाँ पर हजरतगंज ज़्यादा नॉइजी क्यों है, क्यों नहीं है, इसका अनुमान बच्चे लगा सकते हैं। और लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, इसका भी बच्चे अनुमान लगाएंगे। यानी कि एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग के आधार पर बच्चे इसका जवाब दे रहे होंगे। और हाइपोथेटिकल थिंकिंग या फिर अनुमान लगाना कि अगर इस प्रकार की चीज़ें होती तो क्या होता, ये होता तो वो होता, इस प्रकार की चीज़ें इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मौन पठन, यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि मौन पठन का एक तरीके से एडवांटेज नहीं है, उसका लाभ नहीं है, निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है इट डेवलप्स टेंडेंसी टू सेल्फ स्टडी इन द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों में खुद से पढ़ने के लिए ये प्रवृत्ति, खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति ये डेवलप करता है बच्चों में। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे जब शांत होकर के पढ़ेंगे तो पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, यानी बच्चे में प्रवृत्ति उत्पन्न होगी खुद से पढ़ने के संदर्भ में। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, द स्टूडेंट मेक मीनिंग बाय कंप्रीहेंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। देखिए मनोवैज्ञानिक तथ्य ये प्रस्तुत किया गया है कि अगर हम लोग मौन पठन करते हैं और बोल बोल करके पढ़ते हैं, यानी उच्चारण सहित पढ़ते हैं, तो मौन पठन में हमारी समझ ज़्यादा, हम उस लेख को समझ पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उसके अर्थ को समझने में होता है। और जब हम लोग तेज बोल बोल करके उच्चारण सहित पढ़ते हैं तो हमारा पूरा फोकस कम्युनिकेट करने पर होता है या फिर उच्चारण करने पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि द स्टूडेंट मेक मीनिंग बाई कंप्रीहेंडिंग द एंड रिफ्लेक्टिंग। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि मौन पठन में हम लोग अर्थ को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो ये विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इट सेव्स एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट। जाहिर सी बात है, अगर मैं मन में पढ़ रहा होता और अगर मैं बोल करके पढ़ रहा हूं तो जाहिर सी बात है बोलने में मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। इस वजह से अगर हम लोग शांत मन से पढ़ते हैं, यानी कि साइलेंट रीडिंग करते हैं, मौन पठन करते हैं, तो इससे हमारी एनर्जी बचती है। ये बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। अब एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट रिमूव्स हेजिटेशन एंड साइनेस ऑफ स्टूडेंट। साइनेस का मतलब क्या होता है? जो बच्चे में शर्म की जो प्रवृत्ति होती है, बच्चा शर्माता है कक्षा में, उस टाइप की बात की गई है। और हेजिटेशन का मतलब हो गया बच्चा जो हिचकता है, झिझक कह सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि साइलेंट रीडिंग बच्चे में झिझक और शर्माने की प्रवृत्ति को खत्म कर देता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चा कक्षा में कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को? बच्चा तो मन में पढ़ रहा है ना। तो इससे बच्चे में अगर झिझक है तो वो कहाँ दूर हुआ? या फिर अगर बच्चा कक्षा में शर्माता है, अगर कक्षा को फेस करने में उसको शर्म आ रही है या फिर इस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर हैं, तो ये तो तब दूर होता है ना जब कक्षा के सामने खड़े होकर के वो तेज तेज पढ़ रहा होता। वो तो अपने मन में पढ़ रहा है ना, मतलब इंडिविजुअली, वो एक तरीके से सब बच्चे इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, तो कोई किस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज़ें तब होती जब बच्चा ग्रुप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता बोल करके, यानी कि जब उच्चारण सहित पढ़ने की बात होती तब यह विकल्प सही हो सकता था। यहां पर मौन पठन की बात की गई, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ टीचिंग मेथड इन इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश में एक मेथड के बारे में निम्न विकल्पों को पढ़िए कि कौन सा ये मेथड है। पहला विकल्प दिया गया है, दिस मेथड स्ट्रेटजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन जर्मनी। यानी कि ये मेथड पहली बार जनवरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा देखिए, इट वाज वाइडली यूज्ड इन यूरोप फॉर टीचिंग इंग्लिश। ये यूरोप में इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। तीसरा देखिए, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड नॉट अ सेंटेंस। यानी कि शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण होते थे, शब्दों पर ध्यान दिया जाता था ना कि वाक्यों पर। तो आपको हिंट मिला होगा कि देखिए कठिन शब्द जो होते थे वो किस में ट्रांसलेट किए जाते थे? मदर टंग में। और ये किस में होता था? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया कि यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दिया जाता है ना कि सेंटेंस पर। अगला देखिए, द कॉन्टेक्स्ट इज ग्रेडेड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगला देखिए, द स्टेप्स आर फ्रॉम फॉर्मल टू फंक्शनल। और अगला दिया गया है, फ्रेजियोलॉजी कैन बी बेस्ट एसिमुलेटेड इन इंटरप्रिटेशन। तो इसका विकल्प हम लोग इसी से पकड़ लिए थे कि क्या होगा, वर्ड्स की जहां बात आई थी, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यानी कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए, पहला स्टेटमेंट है और दूसरा रीजन है। दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अ सब स्किल अप्रोच टू इवेल्युएशन रिफ्लेक्ट्स द टीचर्स इंट्यूशंस टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर हेल्प इज नीडेड। यानी कि बच्चों के सब स्किल अप्रोच का, यानी कि बच्चों की क्षमता को सब स्किल्स में, यानी कि जैसे एक मान लीजिए बहुत बड़ा दक्षता है तो उसको छोटे छोटे दक्षताओं में बांट दीजिए और उसके आधार पर हम लोग जान सकते हैं एज ए टीचर कि बच्चे को कहाँ पर ज़रूरत की आवश्यकता है। यानी कि मान लीजिए एक बड़ा चैप्टर है तो उस बड़े चैप्टर को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बांटने की बात की जा रही है और उस कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को जांचने के बाद से, मतलब बच्चों का इवेल्युएशन करने के बाद से हम लोग जान सकते हैं कि बच्चे को कहाँ पर हेल्प की जरूरत है, यानी बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इसी तरीके से तो बच्चे को आ रही परेशानियों के बारे में जानते हैं हम लोग बच्चे का मूल्यांकन करके। रीजन क्या दिया गया है, द
द टेस्टिंग ऑफ राइटिंग एंड लिसनिंग कैन बी ब्रोकन अप इनटू सब स्किल्स कॉम्प्रिहेंडेड बाय इंटीग्रेटेड लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि इंटीग्रेटेड लैंग्वेज यानी कि संपूर्ण भाषा के समझ को छोटे छोटे स्किल्स में बांट करके बच्चों के राइटिंग और लिसनिंग कौशल का एक तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रीजन जो है, जो आर है, वो ए का सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा चला जा रहा है। उल्टा कैसे? देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेटेड लैंग्वेज से पर्टिकुलर किसी एक स्किल पर चला जा रहा है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सब स्किल से पर्टिकुलर किसी एक कॉन्सेप्ट की तरफ चला जा रहा है। इसलिए आर और ए में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है। ये विकल्प 3 में दिया गया है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।